नमस्कार, आप सभी का स्वागत डीडी न्यूज पर। मैं हूं मुकुल शर्मा। आप देख रहे हैं डीडी न्यूज, भरोसा सच का। और इस घंटे की खबरों की बात की जाए, कौन सी अहम खबरें हैं बताएंगे आपको, लेकिन सबसे पहले नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। झारखंड के पलामू और लोहरदगा में प्रधानमंत्री की विशाल जनसभाएं। गरीब और आदिवासी कल्याण के लिए खुद को बताया समर्पित। विपक्ष पर साधा निशाना, कहा शहजादे के पीएम बनने की पाकिस्तान में हो रही हैं दुआ। पूरी संसदीय क्षेत्र से कांग्रेस प्रत्याशी सुचारिता मोहंती का चुनाव लड़ने से इनकार। कहा चुनाव लड़ने के लिए पार्टी नहीं दे रही है फंड। संबित पात्रा हैं यहां बीजेपी के दावेदार। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे कर्नाटक में संभाल रहे हैं पार्टी प्रचार अभियान की कमान। प्रियंका वाड्रा की गुजरात और कर्नाटक में जनसभाएं। मायावती आगरा और अखिलेश यादव मैनपुरी में प्रचार में जुटे। केरल के तटीय और तमिलनाडु के दक्षिणी क्षेत्रों में रेड अलर्ट। समुद्र में ऊंची लहरें उठने का खतरा। वहीं यूपी, बिहार, झारखंड, ओडिशा समेत तेलंगाना में भीषण गर्मी से बेहाल लोग। राजस्थान में पारा 5 डिग्री तक बढ़ने के आसार। और आईपीएल में आज रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु और गुजरात टाइटंस के बीच होगी टक्कर। प्लेऑफ की दौड़ में बने रहने के लिए बेंगलुरु को मैच जीतना है जरूरी। और आइए बुलेटिन में सबसे पहले बात करते हैं 24 की चुनौती की। प्रधानमंत्री ने झारखंड के पलामू में एक चुनावी जनसभा की। उन्होंने कहा कि वे 25 साल से सरकार के हेड के रूप में अपनी सेवाएं दे रहे हैं, लेकिन कभी भ्रष्टाचार का आरोप नहीं लगा। जबकि कांग्रेस और उसके सहयोगी भ्रष्टाचार से धन संपदा बना रहे हैं। वे अपनी पीढ़ियों के लिए भ्रष्टाचार कर रहे हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि उनका परिवार तो देश के गरीब हैं, युवा हैं, किसान हैं, इसलिए विरासत में विकसित भारत छोड़कर जाना चाहते हैं। जिसने मां को धुएं में खांसते देखा नहीं, उसको ये आंसू कभी भी समझ नहीं आ सकते। जिसने अपना पेट बांधकर मां को सोते नहीं देखा, जिसने लोटा भर पानी पीकर मां को भूख मिटाते नहीं देखा, जिसने अपनी बीमारी को छिपाते नहीं देखा, शौचालय के अभाव में पीड़ा और अपमान सहती मां को नहीं देखा, वो मोदी के इन आंसुओं का मर्म नहीं समझेगा। लेकिन भाइयों और बहनों, ये कांग्रेस के शहजादे मोदी के आंसुओं में अपनी खुशी ढूंढ रहे हैं। कहते हैं मोदी के आंसू अच्छे लगते हैं। ये निराश, हताश लोग अब इतने कुंठित हो गए हैं। एक कहावत है, जाके जाके पांव न फटे बिवाई, जाके पावन फटे बिवाई, सो क्या जाने पीर पराई। कांग्रेस के शाहजादे की हालत वही है। इस दौरान प्रधानमंत्री ने कहा कि साल 2014 में आमजन के एक वोट की ताकत ने देश में एक मजबूत सरकार का गठन किया था, जिसको पूरी दुनिया ने लोकतंत्र की जीत करार दिया।
आपके एक वोट ने ऐसा काम किया कि पूरी दुनिया भारत के लोकतंत्र की ताकत को सलाम करने लग गई थी। आपने 2014 में अपने एक वोट से कांग्रेस की महाभ्रष्ट सरकार को हटा दिया था। आपके एक वोट ने बीजेपी एनडीए की सरकार बनाई और आपके इस एक वोट की ताकत का परिणाम क्या हुआ? आज भारत का पूरी दुनिया में डंका बज रहा है। 500 साल से हमारी कितनी ही पीढ़ियां संघर्ष करती रही, इंतजार करती रही, लाखों लोग शहीद होते रहे। 500 साल लंबा अविरत संघर्ष चला। शायद दुनिया में इतना लंबा अविरत संघर्ष इतिहास में कहीं नहीं हुआ होगा जो अयोध्या में हुआ। आपके वोट की ताकत देखिए, आपके वोट की ताकत देखिए। 500 साल तक लड़ाई लड़नी पड़ती थी, 500 साल तक इंतजार करना पड़ता था, 500 साल तक अनेक पीढ़ियां बीत गई, लेकिन जो काम नहीं हुआ वो आपके एक वोट से आज राम मंदिर बन गया। वहीं लोहरदगा की जनसभा में प्रधानमंत्री ने कांग्रेस और एनडीए गठबंधन पर जमकर निशाना साधा। पीएम ने भ्रष्टाचार और तुष्टीकरण को लेकर विपक्षी दलों पर जोरदार वार किया। विकास संभव ही नहीं है। जिस बाल्टी में छेद किया हो उसमें कितना ही पानी भरो, बाल्टी भरेगी क्या? बाल्टी भरेगी क्या? यहां वो भ्रष्टाचार का छेद ऐसा लगा हुआ है, सीधा पाइप उनके घर में जाता है। ऊपर से रुपया निकालो, नीचे से पाइप में उनके घर में पहुंच जाता है। झारखंड इन्हीं मुसीबतों से गुजरा है। आप देखिए पेपर लीक का मामला। इस राज्य में कोई ऐसी एग्जाम नहीं है, कोई ऐसा पेपर नहीं है जो लीक ना होता हो। मेरे नौजवानों का क्या होगा भाई? और मैंने देखा कि झारखंड सरकार में बैठे हुए लोग सुधरने वाले नहीं है, तो मुझे दिल्ली से ही डंडा चलाना पड़ेगा। और इसलिए मोदी ने ये पेपर लीक वाले जो माफिया है ना, उनके विरुद्ध में एक बहुत कड़ा कानून बना दिया है। वहीं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मध्य प्रदेश के अशोकनगर में चुनावी रैली को संबोधित करते हुए कांग्रेस के न्याय पथ पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि जैसे औरंगजेब ने जजिया कर लगाया था, वैसे ही कांग्रेस विरासत टैक्स लगाने की बात कर रही है। कांग्रेस का मैनिफेस्टो भी आपने देखा होगा। औरंगजेब ने एक कर लगाया था, उसका नाम है जजिया कर। आज कांग्रेस भी अपने मैनिफेस्टो में जजिया कर की बात करती है। ये जजिया कर क्या है? जो उन्होंने विरासत टैक्स की बात की है। देखो, मोदी जी कहते हैं कि विरासत का सम्मान होना चाहिए, और दूसरी तरफ कांग्रेस क्या कहती है अपने मैनिफेस्टो में? कहती है हम विरासत टैक्स लगाएंगे।
वहीं मध्य प्रदेश के गुना लोकसभा सीट से चुनाव लड़ रहे भाजपा नेता ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कांग्रेस नेताओं पर निशाना साधा है। सिंधिया ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश को आगे ले जाना चाहते हैं, जबकि कांग्रेस देश को 100 साल पीछे ले जाना चाहती है। डीडी न्यूज संवाददाता अजीत ने ज्योतिरादित्य सिंधिया से खास बातचीत की। गुना लोकसभा सीट से 4 बार से सांसद और केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया एक बार फिर गुना सीट से चुनाव लड़ रहे हैं बीजेपी की तरफ से। ज्योतिरादित्य क्या मुद्दे लेके जा रहे हैं जनता के पास? मुद्दा मेरे ज़िंदगी का संघर्ष है, जनता की सेवा के लिए, जनता के विकास के लिए। 17 साल सौभाग्य मुझे मिला इस क्षेत्र की सेवा करने के लिए और एक बार जनता की विश्वास, उनकी आशीर्वाद की आशा और अभिलाषा के साथ जनता के समक्ष हूँ। मुझे पूरा विश्वास है कि संपूर्ण आशीर्वाद प्रदान करेंगे, प्रधानमंत्री जी के हाथों को मजबूत करेंगे और क्षेत्र के विकास और प्रगति के द्वार सदैव के लिए दोबारा खोलेंगे। जी, अगर बात करें विरासत टैक्स को लेकर, कांग्रेस जिस तरीके से बात ला रही है, विरासत टैक्स, जिस कांग्रेस पार्टी के पास ना विचारधारा है, जिस कांग्रेस पार्टी के पास ना नेता या मानव संसाधन है, जिस कांग्रेस पार्टी के पास ना देश के लिए कुछ करने के लिए एक सकारात्मक सोच है, देश को 100 साल पीछे ले जाना चाहती है। विरासत टैक्स कि जो आप कमाओगे अपनी ज़िंदगी में उसका 55% भारत सरकार ले लेगी। मोदी जी देश को बढ़ा रहे हैं, नए यूनिकॉर्न्स बन रहे हैं, देश आगे बढ़ रहा है। 11वीं आर्थिक महाशक्ति के रूप से आज 5वीं बड़ी बन गई है, 3री वाली बड़ी बनने वाली है। ये कांग्रेस गड्ढे में इस देश को ले जाना चाहती है। ये थे हमारे साथ ज्योतिरादित्य सिंधिया, जो कि एक बार फिर गुना लोकसभा सीट से बीजेपी से मैदान में है। उनका कहना है कि वो विकास के मुद्दे पर चुनाव लड़ रहे हैं और गुना की जनता उन्हें एक बार फिर से आशीर्वाद देगी। कैमरामैन मोंटी सिंह के साथ अजीत द्विवेदी, डीडी न्यूज, गुना, मध्य प्रदेश। तो ज्योतिरादित्य सिंधिया भी विरासत टैक्स पर कांग्रेस को यहां घेरते नजर आए। वहीं लोकसभा चुनाव के बाकी बचे हुए चरणों के लिए नामांकन का दौर भी जारी है। कांग्रेस नेता और रोहतक लोकसभा सीट से कांग्रेस के उम्मीदवार दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने अपने पिता और कांग्रेस नेता भूपेंद्र सिंह हुड्डा की मौजूदगी में अपना नामांकन पत्र दाखिल किया। रोहतक में 25 मई को मतदान होगा। वहीं असम की कोकराझार सीट पर बोडो समुदाय का बाहुल्य है। इस सीट की राजनीति बोडो बनाम नॉन बोडो के बीच चलती आ रही है। ये सीट अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित है। यहां पहली बार 2014 के चुनाव में नॉन बोडो सांसद बने हैं। बोडो समुदाय के वर्चस्व का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि 2016 के विधानसभा चुनाव में यहां की 10 में से 8 विधानसभा सीटों पर बोडोलैंड पीपल्स फ्रंट के प्रत्याशियों ने जीत दर्ज की थी। कोकराझार में कुल 10 विधानसभा सीटें हैं। यहाँ पीपीएफ यानी बोडोलैंड पीपल्स फ्रंट का दबदबा रहा है। लोकसभा चुनाव 2014 में इस सीट पर 80.25% मतदान हुआ था। पेश है हमारी ये खास रिपोर्ट। असम में उग्रवाद के दिन लग चुके हैं। एक नई सुबह का उदय हो चुका है। कभी अलग राज्य की मांग का पर्याय रहा कोकराझार अब शांति और प्रगति के रास्ते पर तेजी से आगे बढ़ रहा है। परिवर्तन की बयान ने पूरे असम में विभाजन और कलह के दौर का अंत कर दिया है। शांति समझौते पर हस्ताक्षर के बाद असम में उग्रवाद का दौर समाप्त हो गया है। केंद्र सरकार के पूर्वोत्तर में शांति प्रयास की दिशा में यह एक बहुत बड़ा कदम माना गया है। This time people are voting for a peaceful Bhatia. People are voting for a developed Bhatia, and people are no more calling for a separate state of Bodoland. This is a kind of a change in this election. मैं यहाँ का ही रहने वाला हूँ। सब शांति चाहते हैं और परिवर्तन चाहते हैं यहाँ के लोग। असम में एक नए क्षितिज की ओर यात्रा अभी शुरू हुई है। मोदी सरकार की पहल और असम में शांति को देखने के बाद लोगों का मानना है कि असम का भविष्य विभाजन में नहीं बल्कि एकता और विकास में निहित है। इसकी झलक असम में लोकसभा चुनाव के दौरान लगी लंबी लंबी कतारों के जरिए अपने मताधिकार के इस्तेमाल करते लोगों के चेहरों पर साफ देखी जा सकती है। जो जैसा डेवलपमेंट करेगा जो सरकार कर रही है उसके साथ हम लोग देंगे, लेकिन बेरोजगारी और जो है उन्नति का मार्ग प्रशस्त करना होगा। विकास का मुद्दा ज़्यादा है। काम के लिए हर आदमी बोलता है कि हम लोग को विकास चाहिए। गौरतलब है कि लोकसभा के तीसरे चरण असम में 4 सीटें धुबरी, कोकराझार, बारपेटा और गुवाहाटी में चुनाव होना है। असम की कोकराझार सीट बोडो राजनीति का गढ़ है और यहाँ बोडो समुदाय का बाहुल्य है। कोकराझार में अलग बोडोलैंड की मांग पर आधारित क्षेत्रीय भावनाएं दशकों तक राजनीति को नियंत्रित करती हैं, लेकिन अब यहाँ बदलाव की बयार है।
कोकराझार लोकसभा सीट पर भाजपा अपने गठबंधन के सहयोगी दल यूनाइटेड पीपल्स पार्टी लिबरल के उम्मीदवार का समर्थन कर रही है। इस सीट पर शांति और विकास को एक बड़ा मुद्दा बताया जा रहा है। एक समय ऐसा हो गया कि यहाँ बूढ़ों और नॉन बूढ़ों का एक राजनीति भी चला था, लेकिन इस बार ऐसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि यहाँ एक समय एक बंदूक के एक कल्चर हुआ करता था। यहाँ हर दम गोली बारूद का ये मैंने सुनने को मिलता था, लेकिन आज ऐसा हो गया कि नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन से और यहाँ प्रमोद बोरो जी का जो सरकार आया है और हमारे असम के मुख्यमंत्री डॉक्टर हिमंत बिस्वा शर्मा की जो आशीर्वाद है, उसी समय से आज 3 साल से यहाँ ऐसा एक भी घटना नहीं हुआ है। भारतीय जनता पार्टी असम में 14 में से 11 सीटों पर चुनाव लड़ रही है और शेष 3 सीटों में से 2 सहयोगी असम गण परिषद और तीसरी यूनाइटेड पीपल्स पार्टी लिबरल के उम्मीदवार मैदान में हैं। 2019 लोकसभा चुनाव में कोकराझार सीट से निर्दलीय नवा कुमार सरानिया ने अपनी जीत को बरकरार रखते हुए 4.5 लाख से अधिक वोट हासिल किए थे। खास बात यह है कि इस सीट पर 1957 से अब तक हुए चुनावों का परिणाम दर्शाता है कि यहाँ सत्ता विरोधी लहर नहीं रहती है, यानी एक बार जीता प्रत्याशी अगले 3 से 4 चुनाव में लगातार जीतता रहा है। जहां कभी विभाजित असम के लिए नारे लगाए जाते थे, वहां अब एकता और विकास की आवाज गूंजती है। लोग अपना वोट डालते हैं एक उम्मीद के साथ कि कोकराझार का भविष्य विभाजन में नहीं बल्कि एकता और विकास में निहित है। कैमरा पर्सन नेविन के साथ मैं तापस भट्टाचार्य, दूरदर्शन समाचार, कोकराझार, असम। तो 24 की चुनौती यानी चुनाव से संबंधित खबरों में बस इतना ही। अब रुक करेंगे बाकी की खबरों की तरफ। बात करते हैं आर्थिक मोर्चे को लेकर। दरअसल उत्तर प्रदेश में हाल ही में जीएसटी संग्रह के मामले में तमिलनाडु को पीछे छोड़ दिया है। अप्रैल के लिए जारी जीएसटी आंकड़ों के मुताबिक उत्तर प्रदेश का जीएसटी कलेक्शन 12,290 करोड़ रुपए, जो महाराष्ट्र, कर्नाटक और गुजरात के बाद सबसे ज्यादा है। गौरतलब है कि उत्तर प्रदेश और तमिलनाडु दोनों ही अपनी इकोनॉमी को $1 ट्रिलियन के स्तर तक ले जाने का लक्ष्य बना चुके हैं। अप्रैल महीने में उत्तर प्रदेश का जीएसटी संग्रह 19% बढ़ा, जबकि तमिलनाडु का केवल 6%। जानकारी के मुताबिक उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य में बुनियादी ढांचे में निवेश पर ध्यान दिया, इससे आर्थिक गतिविधियां बढ़ी हैं। इस तरह से राम मंदिर बनने के बाद प्रदेश में पर्यटन में भी काफ़ी बढ़ोतरी हुई है। पर्यटन से जुड़े दूसरी सेवाओं में भी बढ़ोतरी की वजह से जीएसटी कलेक्शन में बढ़ोतरी देखी गई है। एसबीआई की एक रिपोर्ट में कहा गया है कि चालू वर्ष में उत्तर प्रदेश में पर्यटन से 4 लाख करोड़ रुपए की आमदनी हो सकती है और राज्य को 20,000 से 25,000 करोड़ रुपए का टैक्स मिल सकता है। वहीं उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आज प्रदेश के अहम मुद्दों को लेकर राज्य स्तरीय और सभी जिलों के अधिकारियों के साथ एक वर्चुअल बैठक की। इस दौरान अहम मुद्दों पर विचार विमर्श किया गया। वनाग्नि है, ये हमारे लिए बहुत बड़ी चुनौती है और चुनौती इस साल भी है। हर साल ये चुनौती होती है, इसका एक प्रॉपर मैकेनिज्म बने, हर साल इससे निपटने के लिए पहले से तैयारियां हों। और इस वर्ष की वनाग्नि के लिए हमने कहा है कि मुख्यालय से जितने भी सीनियर ऑफिसर हैं उन सब की जिम्मेदारी तय हो, जिले के अधिकारियों की जिम्मेदारी तय हो और साथ में सारे डिपार्टमेंटों के साथ कोऑर्डिनेशन करके इस पर अगले 1 हफ्ते के अंदर संपूर्ण नियंत्रण हो, ये आज सभी को कहा गया है। साथ ही उत्तराखंड की मुख्य सचिव राधा रतूड़ी ने जानकारी दी कि वर्तमान में वनाग्नि की चुनौतियां, पेयजल की किल्लत और 4 धाम यात्रा की व्यवस्थाओं को लेकर बैठक में चर्चा की गई है, जिसमें मुख्यमंत्री ने जरूरी निर्देश दिए हैं। जो भी निर्देश माननीय मुख्यमंत्री जी ने दिए हैं उनका हम लोग 100% अनुपालन करेंगे। 1 सप्ताह बाद फिर से हम लोग समीक्षा करेंगे कि आज जो निर्देश मिले हैं वो कहाँ तक उनकी कंप्लायंस हुई है। फॉरेस्ट फायर्स के लिए सभी लोग मिल के काम करेंगे। जन जागरूकता पे विशेष ध्यान दिया जाएगा, क्योंकि लोग जो आग लगाते हैं, आप सभी के माध्यम से सभी निवासियों से उत्तराखंड के कि कोई भी आग ना लगाए। इस समय कोई भी आग की एक चिंगारी होती है तो बहुत तेजी से जंगल में फैलती है, उससे बहुत ज़्यादा धुआं और प्रदूषण होता है और सभी को कठिनाई होती है।
और खबरों में आगे बढ़ते हैं। रोहित वेमुला की मौत के मामले में तेलंगाना पुलिस द्वारा क्लोजर रिपोर्ट दायर करने के एक दिन बाद उनके परिवार ने तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी को एक ज्ञापन सौंपकर राज्य की कांग्रेस सरकार से मामले की फिर से नए तरीके से जांच करने का आग्रह किया है। वहीं इस मामले में रोहित वेमुला की मां राधिका वेमुला ने कहा कि मुख्यमंत्री ने आश्वासन दिया है कि फिर से निष्पक्ष जांच की जाएगी और कहा कि ये सरकार हमें न्याय दिलाएगी। इसके साथ में रोहित वेमुला के भाई वेमुला राजा ने कहा कि तेलंगाना के पुलिस महानिदेशक ने कहा है कि वे उच्च न्यायालय में याचिका दायर कर दोबारा जांच का आग्रह करेंगे। और इस पर और ज़्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ प्रशांति जो है वो हैदराबाद से जुड़ चुके हैं। जानना चाहेंगे किस तरीके से, क्योंकि 8 साल बाद क्लोजर रिपोर्ट जो है वो तेलंगाना पुलिस लगाती है इस पूरे मामले में, लेकिन उसके बाद फिर से सरकार ये कहती है कि हम और दूसरे तरीके से जांच कराएंगे। और अब से पहले हमने देखा था किस तरीके से इस पूरे मामले पर जो राजनीति है वो राहुल गांधी करते नजर आए थे, लेकिन अब क्या माना जाए प्रशांति, क्योंकि अब जिस तरीके से क्लोजर रिपोर्ट भी लगाई गई है और दोबारा से जो जाँच करने की बात कही जा रही है। हाँ मुकुल, इससे ये रोहित वेमुला जो हैदराबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट है, उनका सुसाइड हुआ है 2016 में और उस पर उसी समय से इन्वेस्टिगेशन हो रही है। और इस पर तेलंगाना पुलिस ने कल हाईकोर्ट, स्टेट हाईकोर्ट में एफिडेविट डाला है कि इसमें कुछ एविडेंसेस नहीं है और जो अभियुक्तियों है उनको क्लीन चिट दिया है। लेकिन इस मामला ने इट टुक अ डिफरेंट टर्न और इस पर है हैदराबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स कल रात यूनिवर्सिटी में बहुत बड़ा नंबर में उधर जमा हो गया और दे रेज्ड प्रोटेस्ट अगेंस्ट स्टेट पुलिस एंड दे डिमांडेड दैट द इन्वेस्टिगेशन बी कंटिन्यू। तो इस पर बहुत इसी मामला में ये तेलंगाना डीजीपी के ऑफिस से कल रात एक स्टेटमेंट आया है कि ये हम मजिस्ट्रेट से परमिशन ले लेंगे और इसको री इन्वेस्टिगेट करने के लिए। और इसी के बीच में ये क्या हुआ है कि रोहित वेमुला का मदर राधिका सुबह आज चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी से मिली है और वो कहा कि ये क्लोजर रिपोर्ट कैसे दे सकते हैं और ये इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए। तो उस पर हमने सुना है कि कांग्रेस पार्टी ने सुना है कि रेवंत रेड्डी ने उनको अश्योरेंस दिया है कि ये इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ेगा और जो अभियुक्त है ना उस पर भी वो इन्वेस्टिगेशन करेंगे, हम आपको न्याय दिलवा देंगे और इस पर ये अनबायस्ड इन्वेस्टिगेशन तो होगा, हम ये अश्योरेंस दे रही हैं आपको, ऐसा बोले थे। और इस पर उनका चलिए बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस पर अपनी जानकारी देने के लिए। तो एक बार फिर से जो मामला है यहाँ उभरता हुआ नजर आ रहा है 8 साल बाद भी। खबरों में आगे बढ़ेंगे। बता दें आपको, विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन के जेनोफोबिया की टिप्पणी को खारिज किया है। बाइडेन ने भारत, जापान, रूस और चीन को जेनोफोबिक राष्ट्र कहा था। जयशंकर ने कहा कि भारत की अर्थव्यवस्था स्थिर है और साथ ही उन्होंने कहा कि दुनिया के इतिहास में एक ऐसा समाज रहा है जो बहुत खुला है, तरह तरह के समाजों से अलग अलग लोग भारत आते हैं। जयशंकर ने भारत के नए नागरिकता संशोधन कानून का जिक्र करते हुए बताया कि भारत लोगों को उनका स्वागत कर रहा है। उन्होंने कहा कि यही वजह है कि भारत के पास CAA कानून है जो मुश्किलों में फंसे लोगों को भारत की नागरिकता देने का काम करता है। तो फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में बस इतना ही, लेकिन देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए DD न्यूज़, क्योंकि DD न्यूज़ है भरोसा सच का। फिलहाल मुझे दीजिए अनुमति, नमस्कार। नए दिन की करें शुरुआत भारतीय ज्ञान परंपरा, संस्कृत और स्वास्थ्य के साथ। स्वास्थ्य में उपयोगी आयुष पद्धतियों का विज्ञान, संस्कृति, कला, योग का अद्भुत ज्ञान। देखिए विशेष कार्यक्रम सुप्रभातम सोमवार से शुक्रवार